Hello students, today we are going to start the chapter number 2 of Geography for class 9th Physical Features of India. In this section we studied about what are the tectonic plates. We know that India is a large landmass formed during the different geological periods which has influenced relief. Besides geological formation, a number of processes such as weathering, erosion and deposition have created and modified the relief of its present form. So, according to the theory of plate tectonics, according to this theory, the crust of the earth has been formed out of 7 major and some minor plates. अभी हम बच्चों यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे अर्थ के अंदर एक टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, ये टेक्टोनिक प्लेट्स अगर जब ये थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स ये कहता है कि जो अर्थ के अंदर बहुत सारी जो क्रस्ट है उसके अंदर नीचे की तरफ जाएं तो 7 मेजर और कुछ माइनर प्लेट्स होती हैं। ये प्लेट्स जो हैं वो आपस में जो है इनका मूवमेंट होता रहता है। इस मूवमेंट से जो है स्ट्रेस बनता है और इस स्ट्रेस से कई सारे इनकी फोल्डिंग्स, इनकी जो प्लेट्स होती हैं इनकी फोल्डिंग से, फॉल्टिंग से और वॉल्केनिक एक्टिविटी से माउंटेन्स बन जाते हैं। अब अगर हम देखें तो ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स की जो बाउंड्री है वो दो टाइप की है, कन्वर्जिंग, डाइवर्जेंट, और एक है आपकी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। इस डायग्राम में देखिए आप, अगर कन्वर्जिंग का मतलब है अगर दोनों प्लेट्स एक दूसरे की तरफ कन्वर्ज करती हैं, या कह लो एक दूसरे की तरफ ही मूवमेंट करती हैं, व्हेन द प्लेट्स आर मूव्ड टुवर्ड्स देयर एंड्स एंड टुवर्ड्स ईच अदर, दैट इज कॉल्ड एज कन्वर्जेंट बाउंड्री। और डाइवर्जेंट बाउंड्री का मतलब है कि व्हेन द प्लेट्स आर मूव्ड अपोजिट साइड टू ईच अदर, एक से दूसरे से एकदम अपोजिट साइड पर डाइवर्जेंट बाउंड्री है। अगर प्लेट्स एक दूसरे से ऊपर नीचे खिसकती, व्हेन द रबिंग एक्शन टेक्स प्लेस इन द बिटवीन द टू plates to move from one plate is upper side and another one is the lower side, that is called as transform boundary. अब इन सब चीज़ों से क्या कहते हैं, जैसे पहला है कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री से क्या बनेगा कि कन्वर्जेंट बाउंड्री से जो ये प्लेट्स होंगी तो ये फोल्डिंग बनाएंगी, फोल्डिंग माउंटेन। और डाइवर्जेंट से फॉल्टिंग और वगैरह, जैसे ये वाली एक्टिविटी ट्रांसफॉर्म एक्टिविटी, इससे बनता है वॉल्केनिक एक्टिविटी और वॉल्केनिक माउंटेन्स बनते हैं। अब हम आगे जाएंगे कि कुछ हमने ओल्ड लैंड मासेस एरिया देखे, हम ये डायग्राम देखें। इस लैंड डायग्राम में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको देखिए कई सारे 7 कॉन्टिनेंट शो किए गए हैं, जहाँ पर कई सारी प्लेट्स के बारे में स्टडी की गई है। अगर यूरेशियन प्लेट की बात करें तो यहाँ पर है, इस एरिया में यूरेशियन प्लेट है, और लगभग नॉर्थ अमेरिका का रीजन जो है वो यहाँ पर यूरेशियन प्लेट को शो करता है। फिर नॉर्थ अमेरिका में नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिका में साउथर्न अमेरिकन प्लेट है, फिर अफ्रीका में अफ्रीकन प्लेट है। इधर साइड में जाएंगे तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट मिलेगी, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के निकट। यहाँ पैसिफिक प्लेट है, पैसिफिक ओशन के पास में। और ऊपर पूरा ये जो रशिया का एरिया है और यूरोप है, इसको पूरा घेरती हुई यूरेशियन प्लेट है। अब आता है कि जो सबसे ओल्डेस्ट गोंडवाना लैंड कहलाता है, वो ओल्डेस्ट गोंडवाना लैंड जो है उसमें क्या क्या इंक्लूड है। ये जो पूरा एरिया आपको देख रहे हैं, ये सारा ओल्ड गोंडवाना लैंड का एरिया कंप्लीट कहलाता है, जिसमें कि इंडिया आ गया, ये आपका इंडिया यहाँ पर आ गया, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, ठीक है, और साथ में साउथ अमेरिका रीजन है, एंटार्क्टिका का रीजन है। ये पूरा एरिया यहाँ से कवर अप है, ये कंप्लीट गोंडवाना लैंड का एरिया है, ठीक है। और इस गोंडवाना लैंड में अगर टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो ये नॉर्थवर्ड जो है एक ड्रिफ्ट की तरफ जाते हैं, तो एक प्लेट का कोलिजन होता है जो कि बहुत लार्जर होता है यूरेशियन प्लेट से। और ये यूरेशियन प्लेट से जब ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर जियोसिंक्लिन नाम का एक कोलिजन है, जिससे कि सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं जिनको टिथीस बोलते हैं, और टिथीस के फॉर्म में ये फोल्ड होकर के बाद में माउंटेन सिस्टम बनाता है टू वेस्टर्न एशिया। पूरे वेस्टर्न एशिया रीजन में यहाँ पर ये फोल्डिंग ऑफ माउंटेन्स बनाता है, जिसमें से वेस्टर्न एशियन, हिमालयाज, वेस्टर्न एशिया का रीजन और हिमालयन रीजन बनता है। अब हिमालयन अपलिफ्ट आउट ऑफ द टिथीस सी, यानी कि कहने का मतलब है जो हिमालयन पर्वत ऊपर की तरफ उठता है, तो टिथीस सी एंड सबसाइडेड टू द नॉर्दर्न फ्लेक्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज बेसिन। जिससे क्या होता है कि जब हिमालयन माउंटेन्स की बनने के लिए वहाँ पर हिमालयन अपलिफ्ट होगा, ऊपर की तरफ उठेगा टिथीस सी की तरफ। यहाँ पर टिथीस सी भी है इस एरिया में, देखिए यहाँ से अपलिफ्ट हो रहा है, टिथीस सी की तरफ उठ रहा है। तो ये जो एरिया जब उठता है तो इससे एक लार्ज बेसिन बनाता है ये पूरा एरिया में, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों की जो मेजर फिजिकल डिवीजन है, वो मेजर फिजिकल डिवीजन में क्या क्या आता है। मेजर फिजिकल डिवीजन में हिमालयन माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे, और नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में, पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे, कोस्टल प्लेन्स है जो कि समुद्र के किनारे का एरिया जो होता है, और आइलैंड जो डिफरेंट है उनमें बारे में पढ़ेंगे। पेनिनसुलर प्लेट्यू का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जियोलॉजिकल देखते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू
ये एक ऐसा बहुत ही पुराना लैंड मास है जो अर्थ की सरफेस पे पाया जाता है। इसमें बहुत सारे स्टेबल ब्लॉक्स वगैरह होते हैं, जैसे नासिक का एरिया है महाराष्ट्र के आसपास का नागपुर, छोटा नागपुर, ये सब प्लेट्यू का रीजन है। तो छोटा नागपुर का एरिया है, नासिक का एरिया है, महाराष्ट्र के पास खंडाला रीजन है। ये सारे एरिया जो है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू कहलाते हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ये पेनिनसुलर रीजन दिखाते हैं। पेनिनसुलर वो होती है जो कि तीन तरफ से जो है ओशियन या सी से घिरी होती है, और इसमें ऐसा लैंड मास होता है जो कि पूरा लैंड फॉर्म कवर करता है और साथ में जो अनस्टेबल जोन्स भी कुछ दिखाता है। अब हिमालयन माउंटेन्स की कुछ बात करें तो वहाँ पर अनस्टेबल जोन्स भी दिखती हैं। हम चलो बात करेंगे अब हिमालयन माउंटेन्स की। सबसे पहले हिमालयन माउंटेन्स हम देख ही रहे हैं आप, जैसे कि ये इसकी जो बाउंड्री है वो पूरी कंप्लीट स्ट्रेच हो रही है नॉर्दर्न बाउंड्री बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, और इसमें जो है ये रन करता है वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में। ये एरिया जो है आपका देखिए ये वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन है, वेस्ट से लेकर शुरू होता है और ये ईस्ट डायरेक्शन में जाता है। यहाँ पर इंडस रिवर से शुरुआत होती है इसकी, और इंडस रिवर से लेकर के नीचे की तरफ ब्रह्मपुत्र तक असम तक जाता है। और इसमें बहुत सारे लोफेस्ट माउंटेन्स हैं, जिसमें कि ग्रेटर हिमालयस का ऊपर का रीजन है। इसके नीचे शिवालिक रेंज यहाँ पे आ जाती है। नीचे की तरफ यहाँ पर देखिए यहाँ पर बेसिन का एरिया बनाता है। इसके साइड में यहाँ पर हिमालय का रीजन जो ग्रेटर हिमालयाज में है। ऊपर की तरफ जाएंगे तो जस्कर रीजन दिखाएगा। जस्कर रीजन के अलावा अब आपको अगर हिमालय की पूरी स्टडी करनी है तो हिमालय जो है वो कंप्लीट 3 पैरेलल रेंजेस में कंसिस्ट करता है, और अ नंबर ऑफ वैलीज लाइज बिटवीन दीज रेंजेस। जिसमें जो ऊपर की ये जो रेंजेस हैं इनमें बहुत सारी वैलीज लाई करती हैं, और इसी को ग्रेटर हिमालयाज के बारे में बोला गया। ये है ग्रेटर हिमालयाज रीजन, और इसी में इनर हिमालयाज रीजन जो है वो हिमाद्री रीजन को बनाता है। हिमाद्री रीजन की बात करेंगे तो इसकी लगभग हाइट जो है वो 6000 मीटर हाई है ना। हिमालयन पीक, हिमालय की जहाँ चोटी है वो 6000 फीट ऊंची है। उसके बाद आता है बच्चों इसमें कि हम और आगे देखेंगे तो लेसर हिमालयन का रीजन पड़ेगा। लेसर हिमालयन के रीजन को हम देखें तो यहाँ 3700 से लेकर 3700 से लेकर के 4500 किलोमीटर तक का एरिया कवर करता है, और लगभग इसकी एवरेज विड्थ जो है चौड़ाई वो 50 मीटर की एरिया में आती है। और इसमें जो है पीर पंजाल रेंज जो है वो नीचे की तरफ आती है। यहाँ पर ये पीर पंजाल रेंज यहाँ से स्टार्ट होती है, और पीर पंजाल रेंज जो है वो लॉन्गेस्ट है इस इम्पोर्टेंट रेंज में। और धौला दौर का एरिया महाभारत रेंज जो है वो यहाँ पर बहुत फेमस है। ऊपर से ही नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे कुल्लू, कश्मीर और कांगड़ा, ठीक है। यहाँ पर कुल्लू पड़ेगा इस साइड, कश्मीर यहाँ पड़ेगा। कश्मीर थोड़ा और ऊपर चलेंगे तो कश्मीर, कुल्लू एंड एक और रह गया था जिसको हमने बोला था कांगड़ा रीजन। ये हिमाचल प्रदेश का एरिया में आते हैं, वेल नोन है। फिर आउटर मोस्ट रेंजेस ऑफ हिमालयस की बात करें तो वहाँ पे शिवालिक रेंज आ गई। शिवालिक रेंज 10-50 किलोमीटर के एरिया में 900 से 1100 मीटर की ऊंचाई के बीच में स्थित है, और यहाँ पर थिक ग्रेवल एरिया भी पाया जाता है। फिर ये जो स्टार्ट होता है वो इंडस रिवर से सतलज रिवर के बीच में, यहाँ पर इंडस है, इंडस से सतलज के बीच में ये एरिया कवर अप होता है। अब आता है कि पंजाब हिमालयन का जो रीजन है वो कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का रीजन, ये सारा का सारा सतलज एंड काली रिवर का रीजन। सतलज और काली रिवर देखिए, यहाँ पर सतलज रिवर है और ये काली रिवर का एरिया थोड़ा और ऊपर जाएगा। सतलज और काली रिवर का एरिया जो है इस एरिया को बोलते हैं यहाँ पर कुमाऊं हिमालयास, कुमाऊनी या कुमाऊं हिमालयास। कुमाऊं हिमालयास के बाद आप देखिए नीचे काली एंड तीस्ता रिवर डिमार्केट द नेपाल हिमालयास। और जो काली और तीस्ता रिवर इधर की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर ये नेपाल है, तो नेपाल हिमालयास कहलाता है ये वाला रीजन। और तीस्ता एंड धियांग रिवर की, फिर तीस्ता रिवर यहाँ से धियांग रिवर की तरफ जाती है इधर साइड में, तो धियांग रिवर की तरफ जाते साइड में यहाँ पर ये असम हिमालयास पड़ता है, असम हिमालयास रीजन। ओके, तो ये हमने हिमालयास के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। हिमालय जो माउंटेन्स है वो हर टाइप के माउंटेन रॉक से बना हुआ है, जिसमें पूर्वांचल की तरफ ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन्स आते हैं, नॉर्दर्न ईस्टर्न एरियाज में सैंड कवर का होते हैं, और ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सैंड स्टोन्स पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरा नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स में हमें देखा गया है कि नॉर्दर्न प्लेन्स जो है उसमें 3 मेजर रिवर सिस्टम आते हैं, इंडस और गंगा रिवर, और साथ में ब्रह्मपुत्र रिवर, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज निकलती हैं। अब यहाँ पर जो प्लेन है वो एलुवियल सॉयल है, इसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है दोमट मिट्टी, जिसमें कि क्लेई सॉयल और सैंड सॉयल दोनों का मिक्सचर होती है। और यहाँ पर 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है फर्टाइल प्लेन्स का हिमालयन के पास, ये पूरा नॉर्दर्न प्लेन है। 2400 किलोमीटर से लेकर के ये लंबा है 2400 किलोमीटर, और 240 से 220 किलोमीटर चौड़ा है। अब आता है ये नॉर्दर्न प्लेन्स का एरिया दिखाया गया है आप लोगों को। इसमें डिपोजिशनल
वर्क बहुत मिलते हैं, यहाँ पर जेंटल स्लोप भी मिलते हैं, और रिवर की जो फ्लोइंग पावर है वो डिक्रीज होती चली जाती है, जिससे रिवर राइन आइलैंड बनते हैं। अब इसमें जो है आपको डिपोजिशन ऑफ स्लिट मिलेगा, है ना, रेत वगैरह जमी होती है इसमें। और ये आपको जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, इनमें जो वेस्टर्न पार्ट है उसमें आपको नॉर्दर्न प्लेन्स के वेस्टर्न पार्ट है पंजाब प्लेन्स मिलेंगे, जो कि इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी से स्टार्ट होता है और लगभग आपको ये पाकिस्तान तक मिलेगा। इसकी इंडस जो ट्रिब्यूटरी है उसमें झेलम रिवर होगी, चिनाव, रावी, बीस और सतलज नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। गंगेटिक प्लेन की बात करें तो गंगेटिक प्लेन में आपको जो है घाघर और तीस्ता रिवर मिलेंगी। घाघरा नदी जिसको बोलते हैं, तीस्ता रिवर, है ना। ये हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पटना और कुछ झारखंड और वेस्ट बंगाल का रीजन, ये वहाँ से होते हुए असम तक ब्रह्मपुत्र रीजन में लाइज करती हैं। इनमें जो गंगेटिक प्लेन है, ये रिवर में मतलब ये गंगा रिवर में कम से कम 8 से 16 किलोमीटर का एरिया जो है वो उसका विड्थ रखता है। और इसमें जो डिपोजिशन होता है वो पेबल्स का ज़्यादा होता है, पेबल्स की पूरी नैरो बेल्ट पाई जाती है। तो 8 से 16 किलोमीटर का जो एरिया चौड़ाई में है, शिवालिक रेंज में पड़ता है, इसको बोलते हैं भावर रीजन। और भावर रीजन की जो भावर बेल्ट होती है वो लगभग ये कंकड़ पत्थरों से घिरी होती है। इसके साउथ साइड में देखें तो कई सारी रिवर्स इमर्जेस होती हैं और मार्शी रीजन से बनाती हैं। मार्शी रीजन का मतलब है जहाँ पर दलदल का एरिया है, तो उसको बोलते हैं तराई रीजन। इसमें तराई रीजन में थिकली फॉरेस्ट एरिया यानी कि बहुत ज़्यादा घना जंगल पाया जाता है। इसमें घना जंगल के अलावा, फॉरेस्ट एरिया के अलावा, फॉरेस्ट को काट काट के एग्रीकल्चर लैंड में भी कन्वर्ट कर दिया गया है। और इसी रीजन में आपको यहाँ पर दुधवा नेशनल पार्क भी मिल जाएगा। दुधवा नेशनल पार्क इसी रीजन में पड़ता है, जो कि यहाँ पर पाकिस्तान से आए हुए माइग्रेंट्स भी बहुत सारे मिल जाते हैं जो जानवरों में है। अब लार्जेस्ट पार्ट जो नॉर्दर्न प्लेन का है वो ओल्डर एल्यूवियल सॉइल से घिरा हुआ है, और ये लगभग जो है फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स इसके ऊपर साइड में ग्रो करता है। और ये प्रेजेंट अ टेरेस लाइक फीचर, ये टेरेस यानी कि छत जैसा दिखाता है कुछ एरिया है। और इस जो छत जैसा एरिया दिखाता है इसको बोलते हैं भांगर रीजन। इसमें जो सॉयल होती है वो कैलकेरियस टाइप की पाई जाती है, बहुत कंकड़ीली सॉयल है, जिसको कंकड़ पत्थर मिलते हैं इसमें, तो इसको खादर रीजन बोलते हैं। ठीक है, मतलब भांगर रीजन में आप देखिए ओल्डर एलुवियल सॉइल मिलेगी, जिसमें एक रिवर का टेरेस जैसा निकलता हुआ मिलता है भांगर रीजन में। लेकिन खादर रीजन जो है उसमें कंकड़ पत्थर का एरिया मिलेगा आपको। फ्लड प्लेन्स में यंगर डिपॉजिट्स मिलेंगे। हालांकि ये जो एरिया है खादर रीजन, ये काफ़ी फर्टाइल नहीं है। भांगर रीजन ज़्यादा आपको फर्टाइल मिलेगा इसके कंपैरिजन में। अब आता है पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करेंगे तो यहाँ पर हमने पेनिनसुलर प्लेट्यू में देखा है कि ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नीशियस मेटामॉर्फिक रॉक्स मिलते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स का मतलब है ट्रांसफॉर्मिंग रॉक्स होते हैं जो, और ये गोंडवाना लैंड के आसपास के एरिया में मिलते हैं। और जो प्लेट्यू है ये 2 ब्रॉड डिवीजन करता है, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू, दक्षिण का पठार। और फिर उसके बाद में पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो लगभग नर्मदा नदी, गुजरात की नर्मदा नदी है नॉर्दर्न रीजन में, वहाँ से स्टार्ट होती है और फिर मालवा प्लेट्यू तक जाती है, जिसको सेंट्रल हाईलैंड बोला गया है। विंध्या रीजन भी इसी के आसपास है, सेंट्रल रीजन के, सेंट्रल हाईलैंड के पास जो विंध्या पर्वत है, विंध्या रीजन है। विंध्या रेंज के पास साउथ साइड में अरावली जो नॉर्थ वेस्ट रीजन में पड़ती है। फिर यहाँ से जो नदियाँ इमर्ज होती हैं उसमें राजस्थान का सैंडी और रॉकी डेजर्ट एरिया है। यहाँ से रिवर्स के रूप में चिनाव नदी है, चंबल है, बेतवा है, सोन, सिंध नदी है और केन नदी निकलती है साउथ वेस्ट रीजन से नॉर्थ वेस्ट रीजन में। फिर इसके बाद आप बुंदेलखंड का एरिया देखेंगे, सेंट्रल हाईलैंड से काफ़ी चौड़ा एरिया दिखता है बुंदेलखंड का। बुंदेलखंड और बघेलखंड का रीजन जो छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू का देखिए एक छोटा सा डायग्राम दिखाया गया है आपको चित्र में। यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है ये काफ़ी ईस्टवर्ड एक्सटेंशन पे पड़ता है, जिससे कि दामोदर रिवर जो है वो ड्रेन करती है। यहाँ से जो छोटा नागपुर प्लेट्यू से दामोदर रिवर निकलती है। अब हम डेक्कन प्लेट्यू की बात करेंगे। डेक्कन प्लेट्यू एकदम ट्रायंगुलर एरिया है और ट्रायंगुलर रीजन में ये क्या करता है, ट्रायंगुलर लैंड मासेस दिखाता है जो कि नर्मदा नदी के साउथ साइड में पड़ता है। यहाँ पर सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं जो कि राजस्थान का एरिया बहुत सारा घेरती हैं, और उसी के पास महादेवा हिल्स हैं, कैमूर हिल्स हैं और मकायल हिल्स भी पाई जाती हैं। डेक्कन प्लेट्यू का जो एरिया है वो वेस्ट रीजन में बहुत हाई है और धीरे धीरे नीचे जाकर ईस्टर्न, मतलब डेक्कन प्लेट्यू जो है वो आपका इस तरीके से लगभग आपको दिखेगा। ये है डेक्कन प्लेट्यू। यहाँ पर देखिए ये जो है वेस्ट रीजन से तो थोड़ा ऊपर है और ईस्टर्न रीजन में आकर कैसे स्लोप ही हो जाता है, नीचे से स्लोप ढाल जैसे एरिया दिखता है डेक्कन प्लेट्यू का। ठीक है, अब आती है बात कि डेक्कन प्लेट्यू में हमने इतनी बात करी, तो यहाँ पर डेक्कन प्लेट्यू जो है मैंने कहा था हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप्स जेंटली डेसवर्ड, और प्लेट्यू जो है वो विजिबल होते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन में।
अब आप ये इस धीरे धीरे हम लोग जब बढ़ेंगे ईस्टर्न साइड में तो ये मेघालय, कार्बी एलोंग प्लेट्यू, नॉर्थ कछार हिल्स तक पहुंचते हैं और फिर ये उसके बाद छोटा नागपुर प्लेट्यू से एरिया अलग हो जाता है। यहाँ पर गारो, खासी, जैनता हिल्स भी पाई जाती है। वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स की बात करें, वेस्टर्न घाट्स का जो एरिया है वो हायर है ईस्टर्न घाट से और कम से कम इसका एलिवेशन है 900 से 1600 मीटर और 600 मीटर का एरिया ईस्टर्न घाट्स का पड़ता है। ईस्टर्न घाट्स जो है वो महानदी वैली से नीलगिरी की पहाड़ियों जो साउथ रीजन में वहाँ पर फैला हुआ है। वेस्टर्न घाट्स जो है वो डिफरेंट लोकल नेम्स से शो है और वेस्टर्न घाट्स की हाइट लगभग बहुत ज़्यादा भी है नॉर्थ टू साउथ। हम लोग ये डायग्राम में देखेंगे तो वेस्टर्न घाट्स की हम आपको लोकेशन दिखाते हैं। ये वेस्टर्न घाट्स है बच्चों, ये वेस्टर्न घाट्स है और ये वाला एरिया जो है वो ईस्टर्न घाट्स है। ठीक है, ये आप देखिए वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स, ये इधर पूरा वेस्टर्न घाट्स है और इस साइड का एरिया पूरा ईस्टर्न घाट्स है। वेस्टर्न घाट्स में मैंने आपको बताया था कि जो सबसे ये जो वेस्टर्न घाट्स का जो एरिया है एवरेज एलिवेशन इसका 900 से 1600 मीटर का तो एरिया पड़ता है, जिसमें 600 मीटर का जो एरिया है वो ये वाला ईस्टर्न घाट्स का है और बाकी इसमें महानदी वैली, महानदी रिवर है इस वाले एरिया में, इसमें महानदी वैली मिलती है नीलगिरी की पहाड़ियों में साउथ तक जाती है। और उसके वेस्टर्न घाट्स की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीज कर जाता है नॉर्थ टू साउथ रीजन में, आगे बढ़ता चला जाता है। हाईएस्ट पीक जो है इसमें अन्नामुलाई की पहाड़ियाँ या अनाली मुडी जो है वो लगभग हमें देखने को मिलता है यहाँ पर कि जो वेस्टर्न घाट्स की हम बात कर रहे थे यहाँ पर अनाल मुडी 2695 मीटर हाई पीक है, डोडा बेटा 2637 मीटर ऊंचा और महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ लगभग 1501 मीटर ऊंची दिखाई पड़ती हैं ईस्टर्न घाट्स में। तो हम वेस्टर्न घाट्स में बात करेंगे तो हमारी सबसे बड़ी ऊंची पहाड़ी जो है वो अनाईमुडी है और अगर हम इसकी बात करेंगे ईस्टर्न घाट्स की तो सबसे ऊंची पहाड़ी जो है वो महेंद्रगिरी है 1501 मीटर लगभग। अच्छा, अब इसके बात करेंगे कि जो ईस्टर्न घाट्स के बाद शेवरोई हिल्स और जावेदी हिल्स पाई जाती हैं। तो ये जो शेवरोई हिल्स है बच्चों और ये जावेदी हिल्स है ये ईस्टर्न घाट्स के साउथ ईस्ट में लोकेटेड है और फेमस हिल स्टेशन यहाँ पर जो है उडगमंडलम है और उडगमंडलम को ही ऊटी के नाम से जाना जाता है और कोडाई कैनाल है यहाँ पर। अगर आपको ये एरिया क्लियर नहीं हो रहा है उडाई कैनाल हो तो मैं यहाँ आपको ईस्टर्न घाट्स में दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये महेंद्रगिरी की पहाड़ी है, यहाँ पर देखिए ये अनाईमुडी है नीचे और ये कोरोमंडल कोस्ट जा रही है। ठीक है, तो यहीं पर ऊटी की पहाड़ियाँ मिल जाएंगी आपको। ठीक है, अब आता है कि डिस्ट्रिक्ट पेनिनसुलर रीजन जो है उसमें ब्लैक सॉइल, हाँ जो पेनिनसुलर रीजन है उसमें सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है ब्लैक सॉइल, जो कि डक्कन ट्रैप में है और ये कॉटन की खेती के लिए बहुत फेमस है। और यहाँ पर अरावली हिल्स जो हैं वो लाई करती है वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन के बीच में। अब आता है बच्चों इसके बाद इंडियन डेजर्ट जो है यहाँ पर बच्चों इंडियन डेजर्ट की बात करेंगे तो ये वेस्टर्न मार्जिन्स अरावली हिल्स, वेस्टर्न मार्जिन्स जो अरावली हिल्स है राजस्थान में वहाँ से इंडियन डेजर्ट शुरू होता है। लगभग 150 मिलीमीटर यहाँ पर कम से कम मतलब 150 मिलीमीटर से बिलो, वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 मिलीमीटर पर ईयर, यानी कि एक साल में लगभग 150 मिलीमीटर से कम बारिश होती है। यहाँ की सबसे बड़ी रिवर जो है लूनी है। अब आता है यहाँ पर एक बर्चन से क्रिशन शेप्ड अर्धचंद्राकार से ड्यूज बनती हैं ऐसे करके, इनको बर्चन्स बोलते हैं जो कि लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स हैं। ये मोस्ट प्रोमिनेंटली इंडिया और पाकिस्तान का एरिया जो है जैसलमेर का एरिया, यहाँ पर बर्चन्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। कोस्टल प्लेन्स की बात करें, कोस्टल प्लेन्स में हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू जहाँ पर बिल्कुल फैल गया था तो नॉर्दर्न कोस्टल प्लेन्स हैं और ये अरेबियन सी वेस्ट रीजन में और बे ऑफ बंगाल ईस्ट में दिखाता है। ये है कोस्टल प्लेन्स। इसमें मैंने बात की थी कि ये अरेबियन सी है जो कि ये वेस्टर्न रीजन में दिखा रहा है कोस्टल प्लेन्स और यहाँ पर ईस्टर्न रीजन में बे ऑफ बंगाल दिखा रहा है। ठीक है, अब आता है कि वेस्टर्न कोस्ट जो है वो सैंडविच्ड है किसके बीच में, वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में। अब इसमें 3 सेक्शंस होते हैं। नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड द कोंकण, मुंबई, गोवा और सेंट्रल जो पार्ट है वो कन्नड़ प्लेन्स कहलाएगा, कनाड प्लेन्स, और जो साउथर्न रीजन है वो मलाबार कोस्ट में डिवाइडेड है। नॉर्दर्न पार्ट अगर आप वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का देखेंगे तो आपको ये एरिया दिखेगा। तो यहाँ पर ये देखिए कोंकण रीजन दिखाया है, यहाँ कोंकण रीजन दिखा दिया इधर कोंकण प्लेन, ये है आपका कोंकण प्लेन जो कि अरेबियन सी के पास है, ये कोंकण प्लेन दिखा रहा है। ये मलाबार कोस्ट दिखा रहा है नीचे की तरफ जाते हुए। ठीक है, और इसके अलावा जो मेन है एक कन्नाड़ प्लेन भी मिलेगा, यहाँ बीच में कन्नाड़ प्लेन मिलेगा। ठीक, अब आता है कि प्लेन्स ऑफ द अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल।
जो बे ऑफ बंगाल की तरफ जो प्लेन्स है वो बिल्कुल लेवल्ड है, इसको नॉर्दर्न सिरकर लेन बोलते हैं। साउथर्न पार्ट्स में इसको कोरोमंडल कोस्ट मिलती है। यहाँ पर सिरकर प्लेन है, देखिए सिरकर प्लेन, ये नॉर्दर्न सिरकर प्लेन भी दिखा रहा है यहाँ पर, और इसके बाद में कोरोमंडल, नीचे से कोरोमंडल कोस्ट दिखाता है। कोरोमंडल कोस्ट के अलावा जो है यहाँ पर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ बहती हैं। इस जगह देखिए आप, ये महानदी है, ये गोदावरी है, ये कृष्णा ये नदी है, और ये कावेरी। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये नदियाँ आपको यहाँ देखने को मिल जाती हैं। और यहाँ पर जो लेक चिल्का है वो सबसे, उड़ीसा की सबसे फेमस झील है, वो लगभग यहाँ पर स्थित है, लेक चिल्का। ओके, इस जगह पर लेक चिल्का पाई जाती है। यहाँ पे चिल्का रिवर आपको मिल जाएगी। चिल्का नदी नहीं है बल्कि चिल्का बच्चों झील है, लेक चिल्का बोलते हैं इसको, है ना, लेक चिल्का यहाँ पे। और आइलैंड की बात करेंगे तो हम आइलैंड में अब देखते हैं कि आइलैंड जो है वो लोकेट है लक्षद्वीप आइलैंड। वैसे तो 3 आइलैंड ग्रुप है हमारे यहाँ, इसमें जो लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो मलाबार कोस्ट ऑफ केरला। हम इसकी तरफ बात करें केरला की तरफ, तो लक्षद्वीप आइलैंड आपको यहाँ मिल जाएगा, जो कि वेस्टर्न रीजन में है लक्षद्वीप आइलैंड। और ईस्टर्न रीजन में यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार द्वीप पड़ेगा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ऑन द ईस्टर्न साइड। और तीसरा जो हमें एरिया मिलता है उसमें हाँ, तो जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो मलाबार कोस्ट ऑफ केरला है। और उसके बाद जो है इसमें ये जो लक्षद्वीप आइलैंड है इसको कोरल आइलैंड भी बोलते हैं। कोरल रीफ बहुत देखने को मिलती है, मूंगे की पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। और पहले इसको लेकाडेव, मिनिकोय और एमिनिडीव के नाम से जानते थे। 1973 में इसका नाम फिर लक्षद्वीप रखा गया। इसके अलावा ये एरिया कवर करता है 32 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, और कावाराती इसकी राजधानी है। और कावाराती के बाद हम आइलैंड को देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लोरा और फौना मिलता है देखने को। पिटी आइलैंड है जिसमें बर्ड सेंचुरी बनी है पिटी आइलैंड में। अब आता है इसके बाद में एक बे ऑफ बंगाल की तरफ बढ़ जाते तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड मैंने आपको बताया था। अंडमान निकोबार आइलैंड ईस्टर्न साइड में मिलता है, जो बिगर साइज़ का है। और अंडमान, इसमें 2 ब्रॉड कैटेगरी है। एक नॉर्दर्न रीजन में अंडमान है, ये देखिए नॉर्दर्न रीजन में आपको अंडमान मिल जाएगा यहाँ पर, और साउथर्न रीजन में आपको निकोबार आइलैंड मिलेगा। ये हमारा ईस्टर्न घाट्स की तरफ, ईस्टर्न साइड की तरफ का आइलैंड है। फिर अभी और इस लेसन में ये दिखाते हैं कि बाकी इसमें फ्लोरा फौना बहुत एलिवेटेड है। इस तरीके से ग्रेट स्ट्रैटेजी बनाई गई है पूरे देश की। तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो इन एरिया पे नॉर्दर्न पार्ट और नॉर्दर्न प्लेन्स के ग्रेनरीज हैं, अनाज के बहुत बड़े बड़े हमारे सोर्स भी हैं नॉर्दर्न प्लेन्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनाज देश का नॉर्दर्न प्लेन्स में उगता है। प्लेट्यू जो है वो हमारा स्टोर हाउस है, प्लेट्यू में हम लोग हाउस वेयर करते हैं। और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बहुत वहाँ फेमस है। कोस्टल रीजन वगैरह में फिशिंग बहुत अच्छी होती है। आइलैंड कोस्टल एरियाज में और आइलैंड ग्रुप्स में जो है मेनली फिशिंग और पोर्ट एक्टिविटीज़ बहुत होती हैं। तो बच्चों इसी के साथ ये लेसन फिनिश होता है यहाँ पर। टिल देन गुड बाय टू माय नेक्स्ट वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोज़ एट ऑल।